हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ज्ञानेंद्र सर आप सबके लिए लाए हुए हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिंदी। जी हाँ, आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग बातचीत करेंगे। जी नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत पढ़ेंगे अब बातचीत करेंगे। क्या है कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, उस चैप्टर का नाम ही है बातचीत। तो आज आप सभी को हमसे बातचीत करने का मौका मिलेगा और मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप लोग जान ही चुके होंगे कि क्लास 12th का हिंदी आज स्टार्ट होने वाला है। और हाँ, यह जो हिंदी होगा वह साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स तीनों के बच्चों के लिए होगा। जी हाँ, तीनों का बच्चे जो भी हैं सभी का हिंदी एक ही होता है। तो आज हम लोग बातचीत को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग खूब बातचीत भी करेंगे आपस में, ठीक है ना। तो अच्छा, एक बात और है, बातचीत करना तो सबको अच्छा लगता है, क्या है कि नहीं है जी। खास करके क्लास में जब सर पढ़ाएं, पीछे में अगर बातचीत करने का मौका मिल जाए, क्या कहना है ना। दोस्तों के बीच बातचीत हम लोग करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और बातचीत को करेंगे नहीं बल्कि बातचीत को पढ़ेंगे भी, चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए, सभी को मालूम है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, यह जो चैप्टर है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ है ना। और हाँ, एक बहुत ही आवश्यक सूचना, संपूर्ण हिंदी अर्थ के साथ मैं अभी आप सभी बच्चों को संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाऊंगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर को करवाने के बाद जैसे ही हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे, आपको PDF भी उपलब्ध करवाएंगे। सही बात है ना। यानी आप लोगों को कुछ भी मेहनत नहीं करना है, सिर्फ सारा मेहनत मेरा रहेगा। और आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। एग्ज़ाम में मेरा वादा है आपसे, यदि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से तो पक्का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी क्लियर करवाएंगे और साथ ही साथ अब तो पढ़ेबे करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ जिसका नाम है बातचीत और इनके लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो और यह इंटर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माँ काली कोचिंग सेंटर में, है ना। चलिए, आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स पढ़ेंगे। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी को मालूम चल चुका होगा। शुरू में इसीलिए बता देते हैं कि किसी को लगता होगा कि सर साइंस वाले बच्चों का हिंदी नहीं चलेगा क्या, तो बाबू सबका हिंदी एक ही है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी स्टार्ट हो रहा है, श्री गणेशाय नमः। हिंदी स्टार्ट करते हैं और देखिएगा, आपको मेरा वादा है हिंदी का, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आपको इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा ना, आप खुद भी नहीं सोचे होंगे कि कितना मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबको मालूम है, ये पिक्चर को देख लीजिए, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट चचा का फोटो भी आ चुका है यहाँ पर। यही जो व्यक्ति हैं जो कि इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, तो सभी को इनका तस्वीर भी दर्शन करवा दिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का पहले हम लोग परिचय को देख लेते हैं। यहाँ पर परिचय भी है, साथ ही साथ आपको जैसा कि वादा हम कर लिए हैं कि क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बालकृष्ण भट्ट का हम लोग आज पहले परिचय को देख लेते हैं। तो देखिए, लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ ये बात हमेशा याद रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में यदि अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको जाने के बाद हमको लेखक का नाम अवश्य याद होना चाहिए। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेखक का नाम एग्जाम में पूछता है, लेखक का नाम, साथ ही साथ उनका जन्म, मृत्यु वगैरह भी रहता है, साथ ही साथ उनकी कृतियाँ जो रचना वगैरह होती है उस चीज़ को आप एक कॉपी में सिलेक्ट कर लीजिए, छांट करके लिख लेना है। और कुछ कुछ ऐसे हम आपको VVI जो होगा इम्पोर्टेंट, इसमें हम चर्चा भी आपको करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जन्म याद कर लेते हैं। बताइए, आप लोग मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है। कि बताइए आप लोग कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी यूपी वाले चचा हैं। कहाँ के चचा हैं भाई? यूपी वाले चचा हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए, याद हो गया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके लोग क्या बोलेंगे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, याद हो गया होगा।
अब देखिए उनकी माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था। उनकी माता का नाम था पार्वती देवी और उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। एकदम कतई जहर क्वेश्चन है, याद रख लेना है। उनकी माँ का नाम था पार्वती और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना, याद हो रहा है कि नहीं? याद हो रहा है ना? याद करवाएंगे, सारा का सारा याद करवाएंगे। ऐसे याद नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव का सीरीज लॉन्च कर देंगे, लेकिन आप लोगों को ये पूरा सीरीज देखना है। और मेरा वादा है हिंदी का मैं आपको काव्य खंड, गद्य खंड, सारा का सारा एग्जाम आते आते 100 मार्क्स की संपूर्ण तैयारी मैं करवाऊंगा, बशर्ते आपको मेरा साथ देना है। साथ कैसे देना है भाई? तो बस वही करना है। आगे में एक दिख रहा होगा क्या, लाइक, तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन वगैरह दिख रहा होगा, उसको भी दबा दीजिए। कहा है कि बेल आइकॉन दबा हुआ रहेगा, जैसे ही हम अगला वीडियो लॉन्च करेंगे ना तो सबसे पहला नज़र किसका पड़ेगा? आप ही का पड़ेगा। तो आप उस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। पहला वीडियो देखें, अगला वीडियो तुरंत देख लीजिएगा, तो इससे आपका फ़ायदा भी होगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा करके और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एकदम जोर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोबाइल का स्क्रीन तक हिल जाए। ठीक है ना? चलिए थोड़ा हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो क्लास है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि भाई हिंदी बड़ा बोरिंग चीज़ है, हिंदी पढ़ने को मेरे को मन नहीं करता। नहीं, हिंदी आप एक बार ज्ञानेंद्र सर के साथ पढ़ लीजिए, आपको हिंदी से प्रेम हो जाएगा। जी हाँ, लव हो जाएगा हिंदी से। हिंदी एक ऐसा चीज़ है, और जान ही रहे हैं हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, तो मातृभाषा से प्रेम तो होना ही चाहिए। चलिए अब तो यहाँ स्टार्ट हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी बुक कहाँ है सर? तो बताइए बुक नहीं है तब हम बुक कैसे लाएंगे? आई छोटा सा बुक लेकर के अगर आएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे तो दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, उस चीज़ का PDF तैयार किए हुए हैं, यानी बुक भी चलेगा। ठीक है ना? बुक का हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उस चीज़ लाइन को कट कर करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुक को स्टार्ट करते हैं, चूँकि इतना लंबा उस चीज़ को टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुक भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब बुक कहाँ होगा जी? इसी में होगा बुक। ठीक है, चलिए अब देखिए बुक स्टार्ट हो गया है ना। देखिए बुक आपके बीच में स्टार्ट है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बुक मेरे पास में नहीं है। तो नहीं है तो बाबू, बुक नहीं है तो खरीद लेना है। बुक मार्केट में मिल रहा है, अवेलेबल है। दिगंत बुक है, इस दिगंत बुक को आपको खरीद लेना है। यह आपकी पुस्तक है और इसको पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग लेखक का हम लोग अब थोड़ा सा जन्म वगैरह को देख लेते हैं। अब क्लास को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी घुल मिल गए हैं इतने देर वीडियो देखने के बाद, है ना? तो चलिए, तो हम लोग याद करेंगे कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। बच्चों आप लोग एक काम कीजिए, बुक को साथ में रख लीजिए आगे में। यदि अगर किन्हीं को अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा है, तो बुक को आप सामने में रख लीजिए ना, और नहीं तो यहाँ दिख ही रहा होगा अच्छे से। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हाई लेवल में डाल दीजिए तो और मज़ा आएगा देखने में। ठीक है ना? डाटा बचा के क्या करिएगा। चलिए, तो जन्म इनका हुआ था 23 जून 1844 में और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। मृत्यु कब हो जाएगा? 20 जुलाई 1914 को। और जन्म 23 जून 1844 को। लास्ट में याद रखना है एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट में 4 है ना? 44 4 है, यहाँ पर भी 4 है लेकिन 14 लिखा हुआ है। 1914 में हो जाएगा इनका मृत्यु और जन्म हो जाएगा 1844 में। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को आप लोग समझिएगा। मृत्यु कब हो जाएगा? 1914 में, और जन्म कब हो जाएगा? 1844 को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनका निवास स्थान अभी हम याद करवाए ना जी? याद करवाए कि नहीं याद करवाए? कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म स्थान हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माँ का नाम याद हो गया? किन किन बच्चों को माँ का नाम याद हो गया? मैया पार्वती से याद रख लीजिएगा आप लोग। इनकी माँ का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। यस, बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, है ना? इनके जो पिताजी थे ना वो व्यापारी थे, यानी बिजनेसमैन थे, और इनकी जो माँ थी हाउसवाइफ थी और सुसंस्कृत महिला थी। और जानते ही हैं माँ का तो खैर असर बच्चों में करता ही है ना? तो इनकी माँ एक सुसंस्कृत महिला हुआ करती थी। और
जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई है ना, तो माँ कहा भी जाता है कि प्रथम गुरु माता पिता होता है। तो इनकी जो माँ थी ना, तो वो इनके मन में पढ़ाई के प्रति लालसा को जगाई, यानी पढ़ाई के प्रति जो कहा जाए यदि इंटरेस्ट की बात, तो इनकी माँ ने इनको जगाया कि प्यारे बेटे पढ़ाई करना है, और उनके प्रति मन में पढ़ाई के प्रति लालसा को जगाया। कौन? इसकी माँ ने। ठीक है, अब आगे चलिए शिक्षा दीक्षा को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी शिक्षा हुई थी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था, और 1867 में प्रयाग के मिशन से एंट्रेंस की एग्ज़ाम दी। तो कहा जाए तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। अच्छा, क्या बात है, संस्कृत के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। साथ ही साथ 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्ज़ाम इन्होंने पास की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृत्ति हमने कुछ रचनाएं वगैरह को भी देख लेते हैं। 1869 से लेकर के 1875 के तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया, यानी टीचिंग का इन्होंने काम किया, यानी शिक्षक के रूप में भी रहे। साथ ही साथ 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन काम किया, यानी संस्कृत देखा जाए तो इनको विशेष रुचि था। 1888 में प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। उनके बाद ये टीचर बन गए, अध्यापक नियुक्त हो गए इंटर कॉलेज के। ठीक है, और किंतु उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद से लेखन कार्य में ये लगे रहे। आपको मालूम होगा कि तभी अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो इनको अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं थी। तभी स्कूल वगैरह को अंग्रेज ऑपरेट कर रहे थे, तो थोड़ा सा इनका स्वभाव उग्र था, और इसी उग्र स्वभाव के कारण इसको स्कूल छोड़ना पड़ गया। किन्हें? मुझे नहीं भाई, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विशेष परिस्थिति देखते हैं इनकी जीवन में कब से कब तक क्या क्या चीज़ आया। पिता के निधनों उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी ना, उसके बाद क्या हो गया, इसके घर में गृह कलह हो गया, यानी घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि इनके ऊपर में परिवार का लोड आ गया। तो इनकी माँ वगैरह का कहना था कि चलो भाई घर को संभालना है, तो इस वजह से इनको घर वगैरह में रुचि नहीं था कि हमको घर का अपना जो पुश्तैनी रोजगार है उस चीज़ को करना है। तो इनके थोड़ा सा घर में तभी वहाँ पर बड़ा दुखद समय उस समय में आया हुआ था। ठीक है, और पैतृक घर छोड़ घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। इन्होंने इस वजह से अपना पैतृक घर मतलब समझते हैं जी, पैतृक घर मतलब अपना निजी घर, तो वो उन्होंने क्या किया, अपना इलाहाबाद का जो निजी घर था इनका, उस घर को छोड़ दिए। और लेकिन हाँ, अध्ययन के प्रति हमेशा लगे रहे, पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति, शिक्षण के प्रति वो हमेशा उस काम में लगे रहे। तभी तो इतने महान लेखक हैं ना, जिनका कि हम लोग आज रचना को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है भाई, एक और लेखक हो जाएंगे, उसकी प्रेरणा से उनसे ये इम्प्रेस हुए, और साथ ही साथ हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिया। 1877 में क्या किया, हिंदी प्रदीप की रचना की और इन्होंने मासिक पत्र पत्रिका को निकालना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए इससे वे 33 वर्षों तक इस काम में लगे रहे। 33 साल तक इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका में काम किया, और इससे वे नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है हम लोगों का। 1886 में लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आलोचना का मतलब होता है निंदा। तो क्या हुआ था, 1886 में लाला श्रीनिवास की जो रचना थी जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर, उसकी इन्होंने घोर आलोचना की। बोला नहीं, उसमें त्रुटि है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो इस वजह से और ज़्यादा फेमस हो गए। ठीक है, किंतु आगे चलते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। क्या बात है,
अच्छा व्यवहार ना होने के कारण अलग हो गए। यानी अगर कहा जाए थोड़ा सा इनका व्यवहार जो था ना तो थोड़ा सा रूखा टाइप से था। और जानवे करते हैं आप लोगों को इस समाज में क्या है कि लोगों को मीठा मीठा बात बोलने वाला बड़ा लोग को पसंद है ना जी। अगर जरा सा किसी के बारे में कड़वा बात बोल दीजिएगा तो तुरंत आपको डिसलाइक कर देगा, है कि नहीं है। तो मीठी बातें हमेशा बोलनी चाहिए। ऐसे चैप्टर भी है बातचीत, तो हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में कि बातचीत करने का रियल तरीका क्या है, कैसे हमें बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उपन्यास का नाम है, अब आते हैं उपन्यास रचनाएं। इन्होंने कौन सी रचनाएं की, तो रचनाएं में काफ़ी सारा है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम कुछ वीवीआई बताते हैं, जैसे रहस्य कथा हो गया, नूतन ब्रह्मचारिणी हो गया, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। तो आप लोग इस कुछ रचना को देख लीजिएगा। इसमें से इम्पोर्टेंट रहस्य कथा आप लोग याद कर लीजिए, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, इन सब रचना को कम से कम 3-4 रचना याद कर लीजिएगा। इसका भी लेखक बालकृष्ण भट्ट ही हो जाएंगे। ठीक, चलिए। और इन्होंने कुछ नाटक की भी रचना की, जैसे पद्मावती हो गया, जुनिये हो गया, वेनी संहार हो गया, शिशुपाल वध हो गया, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान हो गया, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ और कट्टर सूम की एक नकल, विरिनला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी भारतवर्ष के, और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, एक रोगी और एक वेद, और है रेल विकट खेल, रेल विकट खेल, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाल विवाह, यह सब भी रचना क्या है, इन्हीं का है। इन्होंने नाटक को भी लिखा। ठीक है, चलिए प्रहसन का हम लोग रचना देख लेते हैं। कुछ प्रहसन भी लिखे हुए हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी, विश्व। ठीक है, और निबंध भी बहुत सारा, 1000 के आसपास में इन्होंने निबंध को लिखा था। तो आप लोग इस सारी रचना को आप लोग एक कॉपी में फ्रेश से इसको लिख लेना है। कुछ कुछ जो शुरू में दिया हुआ उसको तो अवश्य याद कर लीजिएगा। कभी कभी बच्चों ऐसे तो इतना नहीं देना चाहिए, लेकिन बट क्या होता है क्या कि इससे भी 1-2 क्वेश्चन को उठा करके डाल दिया जाता है। तो क्या कीजिएगा, आप एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई। आप साइंस लिए, चाहे कॉमर्स लीजिए, चाहे आर्ट्स लीजिए, तो आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, और हाँ, मेहनत कुछ हट के करना है। चलिए, बाकी तो और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि सीधा आगे और, ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया हम लोगों का। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, बाकी हम लोग अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यदि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। कहता है कि बातचीत यानी इसे तो हम सभी स्वीकार करेंगे, इसे तो हम सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर से मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि भाई इस बात को आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यानी आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर ने आपको बहुत सारी शक्तियां दी है। आप कहिएगा सर हमको शक्ति देता तो हम शक्तिमान बन जाते। हाँ भाई, आपको बहुत शक्ति है, बस उस शक्ति को पहचानना है। कैसे, देखिए, हम इस मार्कर को यहाँ पर उठाए हुए हैं, तो मार्कर नीचे गिरा हुआ है। इसको उठाने के लिए क्या भगवान ने हमें क्या दिया, वही हाथ दिया। यही तो हमारी शक्ति है ना। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इंतजार करते नहीं है। पैर हुआ, पैर पे एकदम सीधा चलते हुए चल दिए। तो क्या है, भगवान ने हमें शक्ति दी है, चलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, उसके बाद किसी चीज़ों को परखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति। तो आपको इस बात को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि आप सभी इस बात को स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा कि भगवान ने आपको बहुत सारी शक्ति दी है। और बच्चों, उसी शक्ति में से एक शक्ति है वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। ठीक है ना, वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। ठीक है, चलिएगा, वाक शक्ति का मतलब क्या हो गया, यानी बोलने की कला, बोलने की शक्ति। अब एक बात बताइए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से करते हैं। ठीक है, कहता है कि यदि
वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते इस सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज मानो एक कोने में बैठे होते और कुछ सुख दुख अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। उसे वाक शक्ति होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। क्या बात है। अब सोचिए जरा सा, यदि अगर आपके अंदर में वाक शक्ति नहीं होती, यानी बोलने की शक्ति नहीं होती, तो आप सोचिए जरा सा इस संसार में आपका क्या हालत होता। अब भाई लुंज पुंज होते, कहीं कोने में बैठे होते, क्या अपनी दुख तकलीफ को किसी दूसरे के पास कह पाते? नहीं कह पाते, है ना। तो आप क्या होते, मानो एक प्रकार से पशु के समान होते। अब कहिएगा सर पशु की भी अपनी भाषा होती, हाँ भाई होती है, लेकिन मनुष्यों की तरह तो नहीं होती है ना। हम लोग क्या करते हैं, समाज में रहते हैं, सभी लोगों से बातचीत करते हैं, तो अपने सुख दुख तकलीफ को एक दूसरे के पास व्यक्त कर देते हैं, करते कि नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ कहा गया है इस लाइन में, यदि अगर आपके अंदर में वाक शक्ति ना होती तो आप मानो किसी कोने में बैठे होते और लुंज पुंज होते, है ना। आपके अंदर में जान नहीं रहता। सोचिए जरा सा, आप लोग कल्पना कीजिएगा कि आप लोग क्या एक दिन बिना बोले रह सकते हैं? बोलिएगा नहीं सर नहीं हो पाएगा हमसे, सर दूसरा काम दे दीजिए सर, ये काम तो नहीं हो पाएगा बोलने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसको अगर साइलेंट करवा दीजिए तो बड़ा हो जाएगा, अलग बात हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको वाक शक्ति ना होता तो आप दूसरी इंद्रियों का सहारा लेते, लेकिन वो आपको उतना काम नहीं होता, है ना। तो वाक शक्ति क्या है? ईश्वर के दिया हुआ आपको एक उपहार है बच्चों, ये प्राइज मिल रहा है आपको। आज हमारे पास वाक शक्ति है, तभी ना आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी क्लास को कर रहे हैं। तो क्या है मेरे पास? वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है। चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे भी हम आपको और इससे भी अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं। कहता है कि इस वाक शक्ति के अनेक फ़ायदे हैं, स्पीच वक्ता और बातचीत दोनों है। तो कहता है इस बातचीत के अनेक सारे फ़ायदे हैं। इस फ़ायदों में से एक होता है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है एक प्रकार से भाषण कर लीजिए, है ना। और वक्तता और बातचीत, यानी बातचीत भी दो तरीका, जैसे हम आपसे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी से हम मिलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं। एक होता है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कहीं पर हम लोग भाषण वगैरह, जैसे मोदी जी भाषण देते हैं तो वो क्या हो गया, स्पीच हो गया। तो ये दोनों टाइप से हो गया, ठीक है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। क्या बात है। जैसे देखिए स्पीच होता है तो स्पीच में अलग हाव भाव होता है। जैसे अगर कहीं हमको बोल दे भाषण देने के लिए तो मेरा बोलने का तरीका बदल जाएगा। वहीं यदि अगर हम किसी से मिल रहे हैं, अब किसी से पहली बार मुलाकात की, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, चलिए कैसे हैं भैया आप, बहुत अच्छा है, चलिए कैसे हैं आप, बताइए कि क्या हाल चाल है आपका, और सब बढ़िया ना, घर में ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं। यही अगर हमको भाषण देने के लिए मिल जाए तो भाइयों बहनों अब लीजिए भाई, अब एक्सप्रेशन मेरा अलग हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हमको एक अलग एक्सप्रेशन व्यक्त करना पड़ता है। उसमें बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत जो होता है ना, यह दिल से होता है। ये जो बातें निकलती है ना, ये दिल से निकलती है आवाज़। कहता है बातचीत में वक्ता को नाज निखार जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, और वह बड़े ही अंदाज में गिन गिन करके पाँव रखता हुआ पुलकित पर जा खड़ा हो और पुण्याह वाह चन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, तब किसी तरह के वक्ता का आरंभ करे। तो कहता है कि इसमें अब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत का ढंग ही निराला है। उसमें हम लोग क्या होता है कि अब बातों को रखते हैं और गिन गिन करके पाँव रखते हैं, है ना। तो और वहीं देखिए बातचीत करते हैं, उसमें हम लोगों को नाज निखार करने का मौका नहीं देता है। एक बात ये हम लोग बातचीत करें, क्या वहाँ सीरियस हो जाते हैं, नाज निखार करते हैं, नहीं करते हैं। वहीं यदि अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें हम लोग स्पीच देते हैं, तो स्पीच में अपना कुछ रिएक्शन देते हैं इस प्रकार से, जी हाँ भाइयों बहनों, तो वहाँ एक्सप्रेशन होता है। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है ना। तो आगे चलिएगा, तो हम लोग जो वहाँ स्पीच देते हैं वहाँ बोलते हैं ना मजलिस में लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि हाँ, यहाँ से कहता है आगे कि जहाँ कोई मर्म या चुटीली बात वक्ता के मुख से निकली वहाँ ताली ध्वनि की कमड़ा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ ढूंढ कर ऐसा मौका अपनी वक्तता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। जैसे ही हम लोग वहाँ पर कहीं बातचीत करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को जानबूझ करके कुछ ऐसा बातों को बोलना पड़ता है ताकि वहाँ पर लोग ताली बजाए और उसके चेहरे पर एक अलग स्माइल आए, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ जैसे ही चुटीली बात आई, कुछ अलग सब बात आया, तो वहाँ पर क्या होता है, तालियों से पूरा कमरा गूंज उठता है, पूरा मैदान
तालियों से गूंज उठता है। तो वहाँ पर जानबूझ करके हम लोगों को चुटीली बातों को वहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, वहीं कहते हैं कि बातचीत का, साधारण बातचीत का घरेलू ढंग ही निराला है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ घरेलू ढंग है, उसमें करतल ध्वनि का कोई मौका है ना, लोगों के कह कहवे उड़ाने की कोई बात कही जाती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ पड़ी और हंस पड़े, ठीक है। तो कहता है क्या कि वहीं हमारी जो बातचीत होती है, साधारण सी जो बातचीत होती है, हम लोग जो मम्मी पापा से बातचीत करते हैं, तो वो बातचीत का ढंग ही निराला है। वहाँ क्या होता है, हम लोग कुछ सोचते नहीं हैं, हाँ पापा जी ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, अरे कुछ बात बोल दिए। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सोचते नहीं हैं उतना, है ना। तो वहाँ पर कहीं कोई हंसी आ गई, बात को खिलखिला करके हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है, और घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच का वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कहता है कि स्पीच, जब कोई व्यक्ति जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी स्पीच देते हैं, तो स्पीच में क्या होता है कि वहाँ का स्पीच का उद्देश्य होता है लोगों के मन में, सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। जैसे अगर हम यहाँ स्पीच देते तो हम क्या होता है कि कुछ नया नया बात को बोलते, जी हाँ मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सुनने वाला आदमी क्या बात है, हमारा नेता कैसा हो, ज्ञानेंद्र सर जैसा हो, तुरंत एकदम ताली से एकदम हर जगह करतल ध्वनि हो जाता। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता। बातचीत में क्या होता है, साधारण से बात में हम लोग रखते हैं कि हाँ कल कहाँ थे तुम भाई, तो हाँ मैं कल भाई दोस्त, मैं कल सर का क्लास छोड़ के सिनेमा देखने गया था, अरे वहाँ यार मेरे को बहुत मज़ा आ गया। तो बातचीत में ऐसा नहीं होता। लेकिन स्पीच में क्या होता है, स्पीच में ऐसा बात को बोलना पड़ता है जिससे कि सुनने वाला का मन में जोश और उत्साह आ जाए, वो कुछ भी कर बैठे, ठीक है ना। तो वो होता है स्पीच। लेकिन बातचीत क्या होता है, घरेलू बातचीत का ढंग ही निराला है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। कहता जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी को, यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका समझना है, क्योंकि यहाँ से आपका VVI प्रश्न बनने वाला है। कहता जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत पड़ती है, वहीं बातचीत की भी उनको अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है ना। देखिए, जहाँ मनुष्यों को ज़िंदगी को जीने के लिए चलने की ज़रूरत पड़ती है, अब भाई हम चल रहे हैं, और हमको खाने की ज़रूरत पड़ती है, पीने की ज़रूरत पड़ती है, वो पीना मत समझ लेना, ठीक है ना। तो कहता है कि ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना है, ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हमको क्या चाहिए भाई, अच्छा खाना चाहिए, और अच्छा पीना चाहिए, चलना चाहिए, फिरना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। वहीं बच्चों, ज़िंदगी को यदि अगर मज़ेदार बनाना है ना, तो बातचीत भी ज़रूरी है। यदि अगर आप बातचीत नहीं कीजिएगा, किसी से मिलिएगा नहीं, आप अपने में ही मस्त रहिएगा, तो क्या होगा, आपको एक घुटन सा महसूस होगा। आपको लगेगा नहीं भाई मेरी ज़िंदगी, चलो भाई मैं सिंगल ही सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, एक समय में आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। तो क्या होता है, जो व्यक्ति, कोई कहता है ना कि सर ज्वाइंट फैमिली अच्छा होता है या फिर सिंगल फैमिली कह लीजिए। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, यदि आपको कोई तकलीफ़ हुआ तो आप अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने भाइयों से, किसी से शेयर करते हैं, तो आपका क्या होता है कि वो बातों को समझता है और आपकी तकलीफ़ और कठिनाई आसान हो जाती है। ठीक उसके विपरीत यदि अगर आप लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आप किसी बात में डिप्रेशन में चले गए, तो भाई वहाँ क्या होगा कि आपको कहीं गलत रास्ते पे जाना पड़ जाता है। तो वही कहता है यहाँ पर कि बातचीत से क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी ही मज़ेदार हो जाती है ना। तो बच्चों बताइए, किन किन बच्चों को बातचीत करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और हमसे बातचीत करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि अगर आप हमसे कभी मिलिएगा तो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, कहता है जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बन करके बाहर निकल पड़ता है। क्या बात है, आपके मन में, आपके अंदर में कुछ बात है, ठीक है, कुछ बात आपके अंदर में दबा हुआ है। यदि अगर आप बातचीत कीजिएगा तो वह क्या होगा, भाप बन करके, धुआं बन करके निकल जाएगा, और आपका चित्त यानी मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बच्चों, बातचीत तो करना ही चाहिए। और आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं बातचीत करने में ना जी। क्लास में बैठते हैं और सर पढ़ा रहे हैं, इधर बातचीत कर रहे हैं, आप लोगों को तो कहने का आवश्यकता है ही नहीं। कहता है आगे कि बातचीत करने से चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद को पा जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है
वे खाना पीना तक छोड़ बैठते हैं। गजब का बात है जी, है ना। तो कहता है क्या कि जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे खाना पीना तक छोड़ बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हाय हेलो लगे हुए रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि भाई सुबह का मैंने खाना या नहीं खाना खाया या ना खाया। समझ गए होंगे मेरी बातों को, बाबू सोना, है ना। तो जिनको भी बाबू सोना वाला आदत लग जाता है तो वो क्या होता है, जिनको लत लग गया बातचीत करने का तो वह खाना पीना तक छोड़ बैठते हैं। ठीक है ना। तो बताइए आप लोगों को लत नहीं ना लगा है जी बातचीत करने का? अगर लत लग गया है तो तैयारी पे फोकस करना है, वो सब तो सारी जिंदगी चलते रहेगी। तो बातचीत करने से क्या होता है, बातचीत करने का यदि अगर किसी को लत लग गया तो वह क्या होता है भाई, खाना पीना छोड़ बैठता है ना। चलिए, अपना बड़ा हर्ज करना उन्हें पसंद आता है, वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। क्या बात है, वो अपना नुकसान कर लेगा लेकिन बातचीत करने का जो मज़ा है ना वो मिस नहीं करना चाहता है। तो बातचीत का एक ख़ास ही मज़ा है और इस मज़ा को तो जाने देना नहीं है। तो कहते हैं कि बातचीत करने की लत अगर आपको पड़ गया ना तो आप बहुत ही अपना नुकसान कर बैठिएगा, आप अपना हर्ज कर बैठिएगा, यानी आप अब बहुत सारी चीज़ों को आप अपना नुकसान कर बैठिएगा और आपको लगेगा नहीं भाई ठीक है नुकसान हो गया तो हो गया, पर बातचीत करने का आनंद तो उठा लिए। चलिए, अब कहता है कि अब आगे है कि रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने पहली बार फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, है ना। तो कहता है क्या कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के एक व्यक्ति थे, उनको क्या किया गया, 16 वर्ष तक कुत्ते बिल्ली के बीच रख दिया गया। अब 16 वर्ष के बाद उसको निकाला गया और उन्होंने क्या किया, पहली बार जब उनको निकाला गया तो वह क्या थे, उन्होंने फ्राइडे, अब कहिएगा सर फ्राइडे मतलब क्या होता है, शुक्रवार नहीं होता है, फ्राइडे किसी व्यक्ति का नाम है। तो उन्होंने क्या किया था, जब रॉबिन्सन क्रूसो को 16 साल के बाद बाहर निकाला गया और वो क्या किए, फ्राइडे के मुख से बात को सुना और वह भी कुत्ता बिल्ली वाला भाषा में। तो उनको लगा, अब सुनना, आगे चलते हैं। यद्यपि उन्होंने जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ कि मानो उन्होंने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। तो वहाँ क्या होता है, रॉबिन्सन क्रूसो जब पहली बार फ्राइडे के मुख से आवाज़ सुने तो उनको लगा कि मैंने नया चोला पाया, लगा उनको मैंने मनुष्य की ज़िंदगी में अब प्रवेश किया। सोचिए 16 साल तक, यदि अगर आप ही को 16 साल तक आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, सोचिए, ठीक, उसी बीच में कुत्ता बिल्ली जानवर को रख देंगे और खाना पीना आपको देंगे, तो 16 साल तक आपका क्या हालत होगा। आप भी बाहर निकलिएगा, कुत्ते की तरह भौंकिएगा, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कीजिएगा, है ना। तो पहली बार जब उनको फ्राइडे के मुख से, वो भी जंगली भाषा में, आवाज़ को जब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि मैंने मनुष्य की ज़िंदगी में अब प्रवेश किया है। यही तो है प्यारे बच्चों बातचीत करने का आनंद। तो भगवान ने आपको तो ये तो शक्ति दे ही दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है कि इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभाने की ज़रूरत है। सोचिए, बातचीत में एक लुभाने की ताकत होती है। आप बातचीत के जरिए किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, है ना। इसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उनका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, ठीक है, यहाँ तक चलिए, यहाँ तक हम लोग आते हैं। तो कहता है कि मनुष्य की वाकसीत, देखिए मनुष्य की जो वाक शक्ति होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को लुभाने की शक्ति होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से कहता है, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि मनुष्य, चलिएगा, कि सच कहा गया है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होता, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कि जब तक आप बोलिएगा नहीं तो क्या तब तक आपका गुण और दोष प्रकट होगा जी? नहीं प्रकट होगा। आप हमसे बातचीत नहीं कीजिएगा, आप कहीं किसी के घर जाइएगा, आप वहाँ नहीं बोलिएगा
शांत रहिएगा। तो क्या आपका गुण प्रकट होगा कि भाई कैसा लड़का है, कैसी लड़की है। तो कहा भी गया है कि सच कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके अंदर का गुण, उसके अंदर का दोष कैसे पता चलेगा। तो ये कहा गया है, सच कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। गजब का लाइन है यहाँ से। ये क्वेश्चन आपका VBI है। अब क्वेश्चन आपको रिपीट करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि अगर आप बोलिएगा नहीं तो आपके रूप का साक्षात्कार कैसे होगा। तो कहा गया है, बेन जॉनसन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। बहुत ही उचित जान पड़ता है इस बातचीत की सीमा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला लाइन को हम लोग देख लेते हैं। कहता है इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात मीटिंग या सभा में समझ ली जाए। एडिसन का मत है। चलिए, अब ये बातचीत बहुत हद तक आगे तक जाती है, मीटिंग वगैरह में जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं, और जब 3 हुए तो वह जो बातें होती है वह कोसों दूर चली जाती है। क्या बात है एडिसन, गजब का क्वेश्चन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। एडिसन चचा ने कहा था कि असल बातचीत जो होती है वे केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि हम हैं, कोई और व्यक्ति है मेरे पास, तो क्या होता है कि हम अपने दिल की बात उसके पास रखते हैं कि भाई कैसे हो, ठीक है, कैसे आना हुआ यहाँ पर, कैसे हमसे मिले, कैसे हमारा वीडियो को देखे। लेकिन वहीं अगर 3 आदमी आ जाएगा तो हम इससे बातचीत करेंगे, अगला आदमी तो बोरिंग हो जाएगा। तो कहा भी गया है कि असल बातचीत जो होती है वो बताइएगा आप लोग कितने लोगों के बीच में होती है। तो 2 लोगों के बीच में। कितने लोगों के बीच में? 2 लोगों के बीच में। आपको याद रख लेना है कि एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो होती है वे केवल 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। और कहा भी गया है यदि अगर 3 आदमी के बीच में हो गया तो कहा भी गया है कि 6 कोनों में जो बात पड़ जाती है वह खुल जाती है। कहा भी गया है 3 मुड़ी 6 कान, यानी 3 आदमी अगर आ गया बातचीत करने के लिए, आपको राज का बात बता दिए, ठीक है, 3 आदमी है वहाँ पर, तो क्या कीजिएगा आप। जैसे ही आप उसके पास बैठे, आप मान के चलिए 2 आदमी है, तो मेरे मुंह से कोई राज का बात निकल गया, ठीक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई तुम ये बात किसी को मत बताना। लेकिन वहीं 3 आदमी आ गया तो 3 मुड़ी यानी 3 चेहरा और 6 कान, 2 कान एक आदमी का, तो 3 आदमी का 6 कान, तो 6 कानों में बात चल गया तो वो बात नहीं रहेगा, आपका बात लीक हो जाएगा, ठीक है। यदि तीसरे आदमी आ जाते हैं तो वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठते हैं और उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यदि अगर 3 आदमी आ गया तो आप बातचीत, वहाँ जो आपका बातचीत चल रहा है 2 व्यक्ति के बीच में, तो वह बातचीत को आप ठप कर दीजिएगा, बातचीत को निरस्त कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखें भी नहीं पर बोलने को कहें तो एक का शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कहा भी गया, बहुत ही बढ़िया जवाब। कहता है कि दूध और ठंडे पानी, क्या बात है। हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। चलिए कल से गिलास भी रखेंगे अगला क्लास में, तो गिलास से पीने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा, जल्दी पी लेंगे, आप लोग का समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जैसे दूध और ठंडे पानी को, अब देखिए मम्मी लोग क्या करती थी, कभी कभी दूध को गर्म कर देती थी। अब जैसे ही दूध को हम पीने बैठते थे बोलते थे माँ ये दूध तो गर्म हो गया, तो माँ क्या करती थी हमारी, एक बर्तन लाती थी, उसमें पानी को रख देती थी और क्या करते थे हम लोग, उस गर्म दूध का जो गिलास होता था उसको ठंडा पानी का जो बर्तन होता था पतीला, उसमें डाल देते थे। इससे क्या होता था कि दूध हो जाता था कुंची ठंडा, अब पानी जो ठंडा था वो हो गया कुंची गर्म। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, दूध आपका बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, कितना फूक फूक करके पीते रहिएगा। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी को, बर्तन को आप आसपास में रखिएगा तो एक का असर दूसरे में कर गया। पानी पहले कैसा था भाई, ठंडा था, लेकिन अब पानी कैसा हो गया, पानी हो गया गर्म।
पानी क्या हो गया? गर्म। क्यों? क्योंकि एक का असर दूसरे में कर गया। तो ठीक आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। आप जैसे व्यक्तियों के बीच में बैठते हैं, आप जैसे व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, उनका असर आप में करेगा तो करेगा। कई लोगों को लगता होगा, उनकी माँ कहती है कि बेटा उनके साथ मत जाया करो, ये दोस्त तुम्हारा ऐसा है वैसा है, तो काहे बोला जाता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उसका असर आप में करेगा। जैसे ठंडा पानी क्या हो गया? गर्म हो गया, तो आप भी उसी प्रकार से उसका असर आपके बीच में कर जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। जब पास बैठने का असर इतना होता है तो बातचीत का कितना असर होगा? आप सोचिए, आप पास बैठते हैं किसी के पास तो इतना असर होता है, यदि अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसका कितना असर आप में करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, तो जब पास बैठने का असर इतना होता है, यहाँ तक तो हो गया। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है कि तीनों चित्त मानो तीन त्रिकोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। ठीक है ना? तो कहा भी गया वहाँ त्रिकोण सा बात हो जाता है, यानी तीन आदमी के बीच में बात आता है तो फिर क्या होता है कि बातचीत क्या होती है कि एक अलग असर होता है। गुपचुप असर उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत तीनों में गई वह मानो अंगूठी की नग पड़ जाती है। तीन आदमी त्रिकोण के बीच में गया बात, अब तीन आदमी के बाद गया बात, तो वह क्या होगा? अंगूठी की नग पड़ जाएगी। आप उस बात को दबा नहीं पाइएगा, अंगूठी की नग सी गड़ जाती है। जब चार आदमी हुए तो बातचीत बेतलुफ़ी और बिल्कुल स्थान नहीं रहता। अब देखिए, यदि अगर बातचीत क्या होता है, जब चार आदमी के बीच बातचीत हो जाए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है, यदि अगर बातचीत आपका चार आदमी के बीच में हो जाए तो वह बातचीत क्या होती है? बातचीत नहीं रहती है, बातचीत की धारा कोसों दूर चली जाती है, बेतकल्लुफ़ी हो जाती है, वह बातचीत क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है और खुल के बातें ना होगी। आप दो व्यक्तियों के बीच में बैठिएगा तो आप खुल के बात कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में वैसा हो रहा है। लेकिन वहीं अगर बातचीत चार पांच आदमी रहे तो आपको बोलने में भी झिझक होगी, भाई अगला आदमी कैसा है, वो मेरा मजाक ना उड़ा दे, वो मेरा हंसी ना उड़ा दे। ठीक है, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी की लच्छों से सनी होगी। अब देखिए, यदि अगर बातचीत आपका चार आदमी के बीच में होगा तो वह बातचीत नहीं रहेगा बच्चों, वह बातचीत हो जाएगा कौन सी? केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे बातचीत हो जाएगा। ठीक है, चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। गजब का लाइन है भाई यहाँ पर। देखिए, चार आदमी के बीच यदि बातचीत होगा तो चार से अधिक के बीच अगर बातचीत होगा तो वह बातचीत नहीं रहेगा, राम रमोवल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम ही को खड़ा कर दिया जाए, अब आप लोग आइएगा कभी हमसे मिलने के लिए, एक साथ 20-25 आदमी रहिएगा, तो क्या हम बातचीत आपसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पे, चलो भाई कैसे हो तुम लोग, तैयारी मस्त चल रही है ना, तो बातचीत क्या हो जाएगा? केवल फॉर्मेलिटी हो जाएगा। चलिए, उससे हम संलाप नहीं कहेंगे, इस बातचीत के अनेक भेद हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग बातचीत को क्या देखते हैं, बातचीत का भी अलग अलग ढंग है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग बातचीत किस किस प्रकार से लोग करते हैं। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे कैसे बातचीत करते हैं, दो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कैसे बातचीत करते हैं, कि जो दो युवा लड़के हैं वो कैसे बातचीत करते हैं। तो सबका बातचीत का अपना अपना ढंग होता है। तो चलिए देखते हैं। कहता सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि दो बुजुर्गों के बीच बातचीत जो होगी प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करेगी। ठीक है, और वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू कर देते हैं जिसमें 4 सच और 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। क्या बात है। कहता है कि यदि हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, जब भी हम गांव जाते हैं तो क्या होता है, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति से हमको मुलाकात हो जाता है तो फिर मेरा हाथ वो पकड़ लेता है, क्या जी कैसे हो? अरे भाई आजकल का लड़का पढ़ता एक समय था जब हम लोग पढ़ा करते थे। बताइए भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे ज़माना में ही केवल पढ़ाई होता था। वे क्या करेंगे, बाबा आदम के ज़माने की बातचीत करेंगे, बोलेंगे हमारे ज़माने में तो ये हुआ करता था, हमारे ज़माने में वे हुआ करता था। आपका भी मुलाकात कोई ना कोई ऐसा बुजुर्ग से हुआ था। किस किस बच्चों को ऐसे बुजुर्ग से पाला पड़ा है? अगर पाला पड़ा है तो लिख दीजिएगा कमेंट में कि हाँ सर, मेरे भी गाँव में 2-4 ऐसे बुजुर्ग हैं, अब उनका सम्मान तो भाई करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन वो क्या करेंगे, बाबा आदम जमाने की बात करेंगे, जिसमें क्या होगा, 4 गो सच होगा, 10 गो झूठ होगा। 4 सच होगा और 10 गो झूठ होगा। सही बात भी है। और हाँ, एक बार यदि अगर उन बुजुर्ग का बातचीत का घोड़ा अगर निकल गया
तो बस बातचीत क्या होगा, बहुत कोसों दूर चली जाएगी, है ना। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने ज़माने की रीति रिवाज का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उसकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। अभी हम तुरंत बताए, प्रायः वे जो बुजुर्ग लोग जो बातचीत करते हैं, है ना, तो प्रायः बातचीत करेंगे पुराने प्रदेश की, अंग्रेजी राज्य की, अंग्रेजों में ज़माने में ये था, वो हुआ करता था, और पुराने समय का जो रीति रिवाज होता था, बोलेंगे अरे बा आजकल का लड़का सब बाप रे बाप ये करे छे, है ना। अब प्रायः क्या करेंगे, हम लोगों का शिकायतें करते हैं, हम लोग नए ज़माने से बिलोंग्स करते हैं, तो हम लोगों का उनके अंदर में शिकायतें रहेगा, और केवल तारीफ रहेगा तो केवल अपने ही ज़माने का रहेगा। चलिए, है ना, तो ऐसा होता भी है। नौजवानों की केवल निंदा करेंगे, हम लोग नौजवानों की क्या करते हैं, केवल निंदा करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये लोग क्या करेगा, हम लोग एक ज़माने में पढ़ा करते थे, रात भर पढ़ा करते। अब लीजिए भाई, रात में क्यों पढ़ेंगे भाई, जब आपके ज़माने में दिन था तो आप दिन में नहीं पढ़ सकते थे क्या। अब लीजिए क्या बताएं, ठीक है, कहते पढ़े लिखों के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नचा करेंगे, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग अगर मिल जाएंगे तो शेक्सपियर वगैरह पे उनसे तुलना वगैरह करते हैं, ठीक है। चलिए, अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे दोस्त अक्खरपन की चर्चा करेंगे। हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है ना। यदि अगर दो सहेली के बीच बातचीत हो जाए, ठीक है। अब मान के चलिए कि इसको लगा दो इसको बढ़िया से, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि यदि हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुंदर मानो उमर आ चला है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए, दो सहेलियों के बीच यदि अगर बातचीत हो जाए तो उनका बात ही निराला है। प्रायः वे लोग अपने सहेलियों से बातचीत करेंगे कि भाई आज क्लास में क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, मेरी वो सहेली आई थी क्या, मेरी सहेली ने मेरी शिकायत की थी, तो वो होता है सहेलियों के बीच बातचीत। अब कहते इनका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए, दो बुढ़ियों के बीच बातचीत, क्या बात है, कहता दो बुढ़ियों के बीच बातचीत। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, आज से 2 साल पहले क्वेश्चन बैंक में आप पलट के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि दो बुढ़ियों के बीच बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होगी, अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, वे बिरादराने की कोई ऐसी रस भरा छोड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल बैठेंगी, क्या बात है। अब देखिए, यदि अगर दो बुढ़ियों के बीच बातचीत हो जाए तो प्रायः देखिएगा आप लोग, आपके भी गांव में कोई ना कोई, आपके भी शहरों में कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, तो बुजुर्ग व्यक्ति में महिलाएं खास करके क्या करेंगी, वे प्रायः जो बातचीत का उनका मुख्य उद्देश्य होगा तो वह प्रायः सास बहू वाली ही बातचीत करेगी, और अपनी बेटी का शिकायत करना नहीं चाहेगी, बल्कि अपनी पुतोह का शिकायत यानी अपनी बहू का शिकायत कर बैठेगी, है ना। उनको लगेगा कि भाई मेरी बहू जब से आई है मेरा बेटा को बदल के रख दिया है, और हाँ, लेकिन उनकी बेटी को देख लीजिए भाई, उनकी बेटी जो कहीं और जा कर के दूसरे का बेटा को बदल दिया, वो कहाँ गया, है ना। ऐसा होता है ना जी, ठीक है। तो प्रायः क्या करती है, दो बुढ़ियों के बीच बातचीत जो होगा वो किस प्रकार का होगा, तो बहू बेटी प्रकरण वाला होगा, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। कहता है कि निकाल लड़ने लगेंगी, और लड़कों की बातचीत अगर हुआ, अगर लड़का के बीच अगर बातचीत हो गया, कोई अगर मान के चलिए 2 लड़का है, ठीक है। अब लड़का के बीच अगर बातचीत हो गया, अगर लड़का खिलाड़ी है तो वह अपनी तारीफ करेगा और कोई सलाह गांठेगा जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। यदि अगर 2 लड़का अगर बातचीत कर रहा है तो वो क्या करेगा, अगर लड़का खिलाड़ी है तो अपना शैतानी जाहिर करेगा, अरे भाई मैंने तो आज छक्का मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज मैंने उसका बैट तोड़ दिया, तो प्रायः अपना शैतानी को जाहिर करेगा। अगर लड़का स्कूल वाला हुआ तो वह अपना उस्ताद का शिकायत या तारीफ, अपने सहपाठियों में से किसी का गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यदि अगर लड़का स्कूली लड़का है तो अपने फ्रेंड का, सहपाठी का शिकायत करेगा, और उनका जो बस यही होता है, शिकायत वगैरह करेगा। यदि अगर उनमें से कोई लड़का अगर पढ़ने में तेज हुआ तो उसके सामने पूरे दूसरे को कुछ ना गिनेगा, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। आपके भी क्लास में कोई ना कोई बच्चा होगा जो कि
थोड़ा सुस्त होगा, थोड़ा बोदा सा होगा, तो वह बेचारा भीगी बिल्ली की तरह स्कूल में एकदम पड़ा हुआ रहेगा, और कोई जो उसका जो क्लास में तेज बच्चा होगा उसको अपना गुरु मान बैठेगा। ऐसा होता है ना जी। तो बस यही बातचीत होता है। इसके अलावा बातचीत की बहुत सारी किस्में हैं, सारी किस्मों को तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे राजकाज की बात की जाए, व्यापार संबंधी बातचीत की जाए, दो मित्रों के बीच बातचीत की जाए, तो सबका अलग अलग होता है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, सही बात है, गजब का क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा। हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच में जो होता है वह बतकही होता है। बतकही माना बेकार बातचीत होता है, जिसका बात का कोई अर्थ नहीं होगा। अब मान के चलिए दो मूर्ख को आप बैठा दीजिएगा और उसको बोल दीजिएगा बातचीत करने के, तो वो अलग ही बात बोलेगा। अब हमको एक आदमी से मुलाकात हो गया, वो हमके पास में बोल रहा था क्या कि भाई जानते हो तुम, बोले हम तो नहीं जानते हैं कुछ भी। अरे नहीं जानते हो तुम, अमेरिका जो है वो बहुत छोटा है पाकिस्तान से। अब लीजिए भाई, हमको आधा घंटा तक समझाया कि अमेरिका जो है 7 समुंदर दूर है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है ना, लेकिन अमेरिका बहुत छोटा है। अब लीजिए, अब क्या कहेंगे उसको, पाकिस्तान से कब से छोटा हो गया भाई अमेरिका। तो ले लीजिए, अशिक्षित लोग हैं तो उसके बीच से उससे आप किसी मूर्ख से बातचीत कीजिएगा तो वह बातचीत क्या होगा, बतकही होगा। कायल उससे बातचीत कीजिएगा, अपना कल्टी ले लीजिए, साइड हो जाइए। लड़की लड़कों के बीच की अगर बातचीत होगा तो एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत कराते हैं। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि आमुक की लड़की और आमुक के लड़कों के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, ठीक है। अब देखिए, बातचीत जो होता है, बातचीत का एक अलग भी प्रकार होता है। जैसे कि मान के चलिए किन्हीं लड़की का शादी लग रहा है, अब उसके बीच में क्या होगा, तो वहाँ भी एक बातचीत ही आएगा घूम फिर करके। क्या बातचीत आएगा, तो देखिए समझिए। अब वहाँ क्या होगा, आमुक की लड़की है, उसी के बीच में क्या होता है, बिरादरी वाले क्या होता है कि एक जो होता है जिसको बोला जाता है अगवा, आमुक की लड़की और आमुक का लड़का के साथ में क्या किया जाता है, बिचवई, यानी कि वहाँ पर जो अगवा होता है, अगवा क्या करता है, बातचीत का बात को लेकर के जाता है लड़के वालों के पास, लड़की वालों के पास। अब वहाँ पर वो लोग भी बेचारा 4 गो झूठे बोल देगा। बोल दिया कि भाई लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है कि 4 मंजिला से भी अगर गिर जाएगी तो कुछ ना होगा। अब लीजिए भाई, लड़की दे रहे हैं कि कोनो फुटबॉल दे रहे हैं कि पंखा बेच रहे हैं, कितना अब गारंटी वारंटी दे रहे हैं, तो ठीक है। लड़का का भी अगर शादी हो रहा है तो वहाँ जाकर के 4 गो झूठे बोल दिया अगवा कि भाई ये है लड़का के पास में, वो लड़का है के पास में ये है, वो है, कार है, फॉर्च्यूनर है भाई। देखिए, तो ऐसा होता है थोड़ा सा वहाँ पर कि विवाह का ही प्रस्ताव में क्या होता है कि वहाँ बिचवई होकर के क्या करता है, यानी अगवा दोनों में विवाह संबंध को पक्की करवाता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग चंडू खानों के बीच जो बातचीत होगा, ठीक है। चलिए, कहता है कि चंडू खानों के बीच जो बातचीत होगा वह निराला होता है और निदान करने की अनेक प्रकार का ढंग है। चंडू खाने क्या होता है भाई, चंडू खाने होता है जहाँ पर कि लोग बैठते हैं, जहाँ पर कि नशा वगैरह करते हैं, जहाँ पर कि एकदम 10 तरह का लोग सब बैठते हैं, है, ठीक है ना, अड्डा जिसको कर लीजिए एक प्रकार से। तो चंडू खानों के बीच जहाँ बातचीत होगा तो वह बातचीत का निराला होगा। वहाँ पर क्या होगा, एकदम लगेगा सारा विद्वान वहीं पर बैठा हुआ है ना। चलिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि अलग प्रकार का बात होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका वीवीआई बनता है। देखिए, हमको तो काम है पूरा पढ़ाना, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा बच्चों। अब देखिए क्या कहता है, यूरोप के लोगों, देखिए कहता है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहद गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बातचीत करने वालों की लियाकत अथवा पंडितई का अभियान या कपट कहीं और एक बात की प्रकट ना हो, है ना। चलिए, यहाँ पर होना चाहिए। कहता है कि यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कहाँ के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर है। तो भैया यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर है। यूरोप के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर में होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या होता है बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बोलने की कला। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रख लेना है। तो बताइए फटाफट आप लोग, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बोलने की कला जो है वो कहाँ के लोगों के पास में है, तो भाई यूरोप के लोगों के पास में है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब
इसमें अब कुछ है नहीं। मुर्ग यानी मुर्गी और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी का सामान, उनकी नीरस काँव काँव की सरस संलाप की चर्चा करना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को पंडित के प्रकाश के बाद में परास्त करने के संघर्ष, यदि रसाभास की सामग्री वहाँ तायात के साथ आपको मिलेगी, घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे, कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों, चलिए यहाँ तक तो कोई खास कुछ है नहीं। यहाँ से हम लोग आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों और कारखानों आदि बड़े बड़े काम इसी तरह से दो चार दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू होती है। आपको मालूम है बड़ी बड़ी जो कंपनियां खुली है वो कैसे स्टार्ट हुआ? दो चार दिल्ली दोस्त है, फ्रेंड है, तो चलो भाई ये काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट यहाँ लगा देते हैं। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? बातचीत से ही स्टार्ट हुआ। चलिए, सालों में लाखों की आमदनी होने लगती है। अब देखिए बड़ी बड़ी जितना भी कंपनी है, यदि अगर आप उसका स्टार्टिंग का बात कर लीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि कोई चार दोस्त मिलकर ही उस कंपनी का स्टार्टिंग किया था, और आज देखिए वो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी है ना। चलिए, सबको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हिंदी तो काफ़ी लंबा होगा भाई, है ना। अब अगला देखिए क्या कहता है, 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होती है, अनुभव और दूरदर्शी में खाली ना होगी। और 25 से नीचे की बातचीत का यदि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया तो इससे प्रकार की दिल बहलावे और ताजगी रहती है, और इसकी मिठास उनसे दूर, उनसे 10 गुनी चढ़ी बड़ी रहती है। अब देखिए 25 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं वो जो बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत का एक अलग भाव होता है, उनकी बातचीत का एक अलग अंदाज होता है। लेकिन वहीं यदि अगर आप 25 वर्ष से कम के लोगों के बीच बातचीत अगर आप सुनिएगा तो वो बातचीत करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। वो क्या होगा कि कुछ अलग टाइप का बातचीत करेगा। लेकिन 25 वर्ष से प्लस के जो लोग होते हैं उनके अंदर में मैच्योरिटी आ जाता है, वो बातों को गिन गिन करके रखते हैं। ठीक है, चलिए, अब कुछ खास है नहीं, अब ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। दूसरे फरीक के होने से बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो हमारे यहाँ कृपा करें, हमारी जाकर दूसरे की कृतार्थ करें। यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसभास होते देर नहीं लगती है, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती है, शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ हुए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। जाने पर उनके अपने मन के माकिफ बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। तो कुछ खास है नहीं, कहता है कि यदि अगर हम लोग कहीं पर जाते हैं, अगर हमारे साथ में बातचीत विशेष तरीका से ना किया गया तो वहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर वहाँ पर क्या होगा कि अनादर हम लोगों को फील होता है, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत हम लोग समझते हैं। चलिए, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का यही समझते हैं कि हम वह वाक शक्ति अपने अंदर पैदा करें, कि जिससे अपने अंदर पैदा करें कि अपने में बातचीत कर लिया जाए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग को दिखाती है। ठीक है, चलिए, अब कहता है कि इससे बेहतर यही होगा कि आप खुद से बातचीत करें। अब यहाँ पर समझना है आपको, कहता है कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वह प्रतिक्षण नए नए रंग को दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो, कुछ दुर्घट बात नहीं है। और ऐसा चम निस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, वैसे चमनिस्तान की और सैर में क्या दिल बहलाव है। क्या गजब का लाइन है। देखिए, यहाँ से समझिए, हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति होती है वह प्रतिक्षण नए नए रंग को दिखाती है। जैसे हम हैं यहाँ पर, अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को आप देख लीजिए, कभी आप उससे बातचीत किए, थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो क्या है फीलिंग, आप उसको हल्का सा देखे, भाई गुस्सा है, चलो एक काम करो, इसको मत टोको। तो क्या है कि आपका जो मन है ना, ये एक बहुत बड़ा आईना है। आप इसमें जैसी सूरत चाहिएगा वैसा आप देख सकते हैं। आप अपने आप को जैसा चाहिएगा वैसा बना सकते हैं। तो आपका मन क्या है, अब जैसे मान के चलिए कि आप हैं, आपका विचार कैसा है ये हम जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि बातचीत जो होता है ना, यहाँ पर आपका मन, आप अपने आप को जिस रूप में चाहिएगा उस रूप में ढाल सकते हैं, है ना। आप अपने आप को जिस रूप में चाहिएगा उस रूप में ढाल सकते हैं, और आप अपने आप को जैसा चाहिएगा चमनिस्तान, यानी आप अपने आप को फूलों सा बना सकते हैं और वहीं कठोर भी बना सकते हैं। मित्रों के प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला
तक नहीं पहुंच सकी। इसकी सैर का नाम ध्यान और मनोयोग और चित्त को एकाग्र करना, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। वर्षों का आभास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर का अवाक हो और अपने मन के साथ बातचीत कर सकें तो मनो अहो भाग्य, क्या बात है। देखिए, यदि अगर आप बातचीत करने का ढंग यदि खुद में डिपेंड कर लें, जैसे मान के चलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग मालूम है कैसे बातचीत करते हैं, वो क्या करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं ऐसे। जैसे देखिए, मुझे ये काम करना है, आई कैन डू इट, वो क्या करता है, अपने से बातचीत करते हैं। और खुद से बातचीत जो करना होता है, यानी स्वयं से बातचीत करना जो होता है, सबसे बेस्ट तरीका है बातचीत करने का। आप अपने आप को खुद में ढालिए और खुद से कोई काम करने के बारे में प्रूफ कीजिए कि जैसे आपको हिंदी में अच्छा नंबर लाना है तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, हाँ मैं कर जाऊंगा, हाँ मैं ज्ञानेंद्र सर का पूरा सीरीज देखूंगा, सारा का सारा चैप्टर देखूंगा और देखता हूँ मेरा फुल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप अपने आप में कमिटमेंट कीजिए, यानी आप अगर इस तरीक़ा से कर सकते हैं तो यह एक अहोभाग्य होगा, यह बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि आप अपने आप में कमिटमेंट कर लें। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। अब चलिए, हमारी जो जिह्वा है, हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। यदि हमने काबू कर लिया तो कदाचित बड़े बड़े अजय शत्रुओं पर बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए वाक रह अपने बातचीत करने का साधन, यावत साधनों का मूल है, शक्ति का परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। क्या बात है। अब सुनिए क्या कहता है अंतिम लाइन, ठीक है। चलिए, वीडियो तो बहुत लंबा बन गया होगा, लेकिन आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सुन लीजिए यहाँ का अंतिम लाइन, समझिएगा क्या कहता है। चलिए, कहता है कि हमारी जो जिह्वा है, हमारी ये जो जिह्वा है यह कतरनी के समान है। कतरनी मतलब समझते हैं जी, कतरनी माने कैंची। यह जो जिह्वा है यह कैंची के समान है। आप इसी जिह्वा से बड़े बड़े शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। आप इसी जिह्वा से बड़े बड़े शत्रुओं से आप क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, है ना। आप अगर चाहिएगा अपनी आवाज़ को मिठास बना करके, आप बहुत सारा ऐसा झगड़ा होगा जिस झगड़ा को आप अपने दम पर जीत नहीं पाइएगा, लेकिन आप उसी झगड़ा को आप क्या कीजिएगा कि अपनी जिह्वा से, अपनी बातों से उस चीज़ को जीत सकते हैं। तो ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यही है कि यदि अगर आप अवाक रह करके, यानी चुप रह करके बातचीत करने का साधन ढूंढ लेते हैं तो यह एक परम मंदिर है। आपका शरीर क्या हो जाएगा, एक मंदिर के समान बन जाएगा। तो ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो। यदि अगर आप लोग इस वीडियो पर भर भर करके कमेंट करते हैं तो आपको अगला वीडियो में इस जो लंबा वीडियो था इसका एक समरी भी हम तैयार करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के समय में आप 10 से 15 मिनट का समरी देख करके एग्ज़ाम हॉल में इस चीज़ को फिर से एक बार, एग्ज़ाम जब आएगा हम लोगों का तो एक नया वीडियो बनाएंगे इसी चीज़ पर, और काफ़ी शॉर्ट में, साधारण में इसी चीज़ को फिर से 10 से 15 मिनट में फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करवाएंगे। और यदि अगर आप लोग अच्छे से कमेंट कर देते हैं और पूरा का और एक काम आपको ये भी करना है कि अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर देना, जो भी बच्चे हैं साइंस लिए हुए हैं, कॉमर्स लिए हुए हैं, आर्ट्स लिए हुए हैं। कहता है ना जी कि विद्या देने की चीज़ होती है, उसमें कल छपट नहीं करना। अरे भाई मैं ज्ञानेंद्र सर का वीडियो देख रहा हूँ, मैं इतना अच्छा नंबर ला लूँगा, दोस्त को नहीं भेजूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। विद्या क्या होता है, देने की चीज़ होती है, और आपको क्या करना है, दूसरे को देना है। इससे यदि अगर आप देते हैं, दूसरे को शेयर करते हैं, तो आपका नॉलेज में और इजाफा होगा और ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत था माँ काली कोचिंग सेंटर में।